एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, द होल स्टोरी इज स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है, तो 1800 से स्टार्ट हुई थी पूरी कहानी। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक बात, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक तरह की लीनियर इक्वेशन है जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरी चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन टू ए, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी इजीली सॉल्व हो जाती है। जहाँ पे इसके रियल रूट्स आ जाते हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक चलती रहती है, और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। कुछ हिट एंड ट्रायल वगैरह मेथड यूज़ करके इसको भी काफ़ी हद तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हर क्यूबिक नहीं सॉल्व कर पाते हैं लेकिन मैनुअली, लेकिन काफ़ी हद तक क्यूबिक इक्वेशंस भी, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो फिर बाकी दो हम लोग ईजिली निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हो कि ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि धीरे 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 प्रॉब्लम्स राइज होती जा रही हैं। ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू ज़ीरो, ये हम आ चुके हैं क्विंटिक इक्वेशन में, है ना। ऐसे करके जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए फिर क्या हुआ कि कुछ नए मेथड्स बनाए गए जो हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व किए जा सकें। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स बनते गए जिन इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया गया, भाई एक टाइप की इक्वेशंस को एक ग्रुप में कर दिया गया, रिंग्स बनी और फील्ड्स, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, ये नए कॉन्सेप्ट डेवलप हुए इस तरह की इक्वेशंस को आगे चल के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से मतलब जो है आपकी अलजेब्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा क्या है, तो 1800 की बात, तो मॉडर्न क्या ही है उसमें, लेकिन फिर भी पढ़ने के हिसाब से ये मॉडर्न है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा तक पढ़ा है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज, है ना, तो पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन करने का एडवांटेज क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है अलाउज स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन
भाई एक तो एक कोई ऐसा तो है नहीं एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की तरह वहाँ पे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मेन करके ज़्यादा होता है। अलाउज स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, है ना, जैसे ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, इस तरह से हमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को मिलती हैं। साइलो ग्रुप हो गया, ठीक है, तो उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको एक साथ स्टडी करने का मौका मिलता है। और तीसरी चीज़ अलाउज स्टडी फॉर जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। अब नेक्स्ट बात आती है कि देखो पर्सपेक्टिव जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। मैथ्स को लेके दो तरह के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला डूइंग मैथमेटिक्स, एंड दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डूइंग मैथ्स एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ। डूइंग मैथ को आप बोल सकते हो कॉन्क्रीट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, और इसको आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब अगर थोड़ी सी और डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप डिस्कस करते हो नंबर्स, कलर्स, फिगर्स, यहाँ पे आप बात करते हो वेरिएबल्स, सिंबल्स, ऑपरेशंस। ये बड़ा बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। भाई नंबर्स, कलर्स, फिगर्स, ये हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिक्स के कॉन्क्रीट पार्ट हैं, जिनमें कुछ हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल्स कंसीडर कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये उसका हो गया एब्स्ट्रैक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल लेके जैसे मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लो सर्कल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो सर्कल नाम आते ही आपके दिमाग में ये आ गया, है ना, जैसे ही सर्कल वर्ड मैंने नेम लिया आपके दिमाग में ये आ गया, तो ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है ना। इस चीज़ को आप इस नाम से पहचान जा रहे हो, है क्या नहीं, इस चीज़ को आप इस नाम से पहचान जा रहे हो, तो इसका ये सर्कल जो है ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है ना। तो देखो सर्कल नाम लेते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर बन गई, यह ग्राफ बन गया, ठीक है। ये रेडियस आर हो गई, ये सेंटर 0,0 हो गया, और ये x, y आ गई। ये सारी चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं जो आपके दिमाग में फटाफट आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या है, ये पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल। ठीक है, अब ये इमेज देखते ही आपके दिमाग में ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका और एब्स्ट्रैक्शन हुआ, आपको इस इक्वेशन, ठीक है, ये एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ से आए हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरी जो जर्नी है ये एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन है कि नहीं। भाई सर्कल नेम से देखो हमारे दिमाग में ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, तो इस ये नेम एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है।
उससे ये इक्वेशन आ गई। तो ये क्या हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को सिंबल्स और इन सब चीज़ों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें हम लोग करते हैं, जैसे व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक बात है, लेकिन फिर भी डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई अचानक से आपसे पूछते हैं व्हाट आर नंबर्स, तो क्या आप डिफाइन करोगे, 1 2 3 4 बोलोगे, और 1 2 3 4 बोलने से किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। ये कोई उसका फॉर्मल डेफिनेशन नहीं हुआ कि नंबर्स को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स which one can do अरिथमेटिक, ठीक है। तो नंबर्स ऐसे तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम लोग अरिथमेटिक कर सकते हैं। अब डूइंग अरिथमेटिक मीन्स डूइंग अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। लेट ए बी अ collection of objects, then A must admit an operation plus such that फर्स्ट वन, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी फॉर्मल डेफिनेशन चल रही है इसकी। नंबर्स क्या, नंबर्स जिनके साथ हम लोग अरिथमेटिक कर सकते हैं। अरिथमेटिक का मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लेट किया कि ए बी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ए को एक कलेक्शन मान लिया, एंड ए मस्ट एडमिट ऑपरेशन प्लस सच दैट, तो अब ए को ये ऑपरेशंस अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर्स। सबसे पहला, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड वन, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ, फॉर एवरी 0 बिलोंग्स टू ए
that is for every a belongs to a is equals to a, ये हो गई existence identity. And the fifth one is for every a belongs to a, there exists b belongs to a, that is a plus b is equals to b plus a is equals to 0. Existence of एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। ये नंबर्स की फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आप, ए कॉमा प्लस ऑपरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। ए और उसके साथ में ये प्लस ऑपरेशन जो होता है ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल्स जैसे देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 1, z कॉमा प्लस q कॉमा प्लस r कॉमा प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा प्लस ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सारे कम्यूटेटिव ग्रुप हैं, n क्रॉस n मैट्रिसेस अंडर एडिशन, ये सारी प्रॉपर्टीज ये सब सेटिस्फाई करेंगे। तीसरा है सेट ऑफ परम्यूटेशंस ऑन 1, n, under composition is a group but not कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेट ऑफ परम्यूटेशंस जो है ये 1, n के बीच में ये ग्रुप है, लेकिन ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है। फोर्थ वन इज क्यू स्टार कॉमा स्टार, और यहाँ पे अब इसको डिफाइन ऐसे किया जा रहा है, क्यू स्टार जो है एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, क्यू स्टार का मतलब होता है, यह काम करते हैं, ये वाले को बाद में देखते हैं, इसको अभी रहने देते हैं ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठीक है। अभी 3 एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, 2 फॉलो करते हुए एक ना फॉलो करने वाला एग्जांपल बता दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, इसमें जो जो सिंबल्स नोटेशंस वगैरह यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल है देयर एग्जिस्ट,
ठीक है, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। नेक्स्ट सिंबल है, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी या फॉर ईच, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तीसरा सिंबल है हमारे पास, इस सिंबल का मतलब है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज, और ये है वन वे। ठीक है, सिर्फ एक तरफ इम्प्लाई कर रहा है, तो दोनों तरफ इम्प्लाई करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ये टू वे है। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब होता है एंड। कंजंक्शन, और इस सिंबल का मतलब होता है और। और डिसजंक्शन, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। और अगर इसमें ऐसे कट मार दोगे तो डजंट बिलोंग्स टू हो गया। डजंट बिलोंग्स टू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस सिंबल का मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। और इस सब्जेक्ट का मतलब है इज अ सुपर सेट ऑफ। इसका मतलब है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। देखो कहीं कहीं पे ये सिंबल्स सबसेट के लिए भी यही सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे बुक्स में है ना, और प्रॉपर सबसेट के लिए भी यही सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ऐसा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होता है, तो आपको लैंग्वेज से समझना होता है कि इस बार ये सबसेट है कि इस बार प्रॉपर सेट है। दिस और दिस, इस सिंबल का क्या मतलब है? सच दैट। ये तो आप जानते हो, इसका मतलब है यूनियन। ऐसे ही भी एक सिंबल ऐसे आया था ना, वो अलग था। इसका मतलब है इंटरसेक्शन।
ये है 5 जो कि रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो इस सिंबल का एक और भी मीनिंग हम लोग लेते हैं। कैपिटल वी जैसा बना हुआ है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब और है। और यूज़ कहाँ पे होता है? व्हेन
टू और मोर statements are joined by the word or, the compound statement so formed is called a डिसजंक्शन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझो आप, इसका क्या मतलब है। पी और थोड़ा सही लिखता हूँ, पॉर्क बन गया, पी और क्यू। द स्टेटमेंट P or Q is true if देखो, अगर P ट्रू हो जाए या Q ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो जाए, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस सिंबल का मतलब देखते हैं। देखो, इसका मतलब तो एंड है ना। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं क्या। ठीक है, तो ये एंड स्टेटमेंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट तभी तभी ट्रू होगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू हों। ठीक है, तो अगर एक भी इनमें से फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसकी कहानी देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है x इक्वल्स टू 4, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, देखो इसका रिवर्स इम्प्लाई नहीं कर रहा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स में आप देखोगे तो x की वैल्यू +-4 आएगी, है ना, तो रिवर्स में इम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो ये वन वे इम्प्लीकेशन हो गया। तो इसके फॉल्स होने की कंडीशन क्या है कि P ट्रू हो जाए, Q फॉल्स हो जाए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई ट्रू स्टेटमेंट है वो हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट को ही इम्प्लाई करेगा। अ फॉल्स स्टेटमेंट कैन इम्प्लाई a true statement or a false statement। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट दोनों को इम्प्लाई कर सकता है, ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू को इम्प्लाई कर सकता है। देन है हमारे पास सिंबल टू वे इम्प्लीकेशन। ठीक है,
अब ये सिंबल बोल रहा है कि देखो, इफ P and Q are two statement such that the truth of P implies that of Q, P implies Q. One way implication, ठीक है। ये एग्जांपल से समझते हैं ना, ऐसे फॉर्मल डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। पहले वन वे को इम्प्लाई करो, फिर टू वे को इम्प्लाई करो, इसकी जगह एक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन ये लेते हैं हम लोग, P implies that and implied by Q। बोथ वे इम्प्लीकेशन हो गया ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, x plus 2 equals to 9, it implies that and implied by x equals to 7, ठीक है। The statement P implies that and implied by Q is true only when P and Q are either both true और बोथ फॉल्स, दोनों ट्रू हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है। इट इज फॉल्स व्हेन वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स, ठीक है। तो एक ट्रू एक फॉल्स में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ किसी स्टेटमेंट का अपोजिट प्रूव करना, ठीक है। लेट P बी अ स्टेटमेंट, ठीक है। देन ये इसका सिंबल होता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P, ठीक है। माइनस P लग रहा है लेकिन ये निगेशन ऑफ P है, ठीक है। तो ये इसके सिंबल्स होते हैं, इज द negation of the statement P। negation of a true statement
is false and negation of a false statement is true। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स थे। अब इन सिंबल्स पे बेस्ड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टोटोलॉजी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि टोटोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, है ना। क्योंकि टोटोलॉजी भी अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो फिर 2 घंटे के ऊपर चली जाएगी वीडियो, राइट। तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।